वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। प्रैक्टिस सेशन की सीरीज में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2025 एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए समान अध्ययन से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका प्रैक्टिस सेशन हम लेकर डेली आते हैं। तो इस क्रम में यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इस पहले प्रश्न के साथ। हमारा जो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है मणिपुर। मणिपुर वह राज्य है जहां से कर्क रेखा जो है वो पास नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी मिजोरम, इन तीन स्टेट से होकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वह गुजरती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें, ठीक, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। ठीक है, कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। तो ये हो गया 0 डिग्री, इसको जो भूमध्य रेखा बोलते हैं। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कर्क रेखा। और अगर हम लोग बात करें 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश रेखा है वह जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब कि मकर रेखा। तो यहां पे जो प्रश्न पूछा गया था कि इन राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो कर्क रेखा जो है वो अप्रॉक्स मध्य से गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच में से गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा, मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब हम बात करेंगे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे जो है 8 राज्य है। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे मैप पे। ठीक, तो ये जो 8 राज्य हैं इनको आप मैप में देखिए और इनकी हम जो शुरुआत करेंगे वह वेस्ट टू ईस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि पश्चिम से पूरब इनका क्रम क्या होगा उस पर हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पश्चिम से स्टार्ट करें तो गुजरात हो गया, दूसरे नंबर पे जो है राजस्थान, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ चौथा राज्य हो गया, पांचवा राज्य है झारखंड, छठा राज्य है वेस्ट बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा और आठवां राज्य है मिजोरम। जो ऑप्शन में मणिपुर दिया गया था वह कर्क रेखा के नॉर्थ में, न कि कर्क रेखा जो है मणिपुर से होकर गुजरती है। तो यह एक संक्षिप्त जो है एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। तो जो अन्य राज्य हैं 8, उनके भी जो है नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं, किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न ये है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालोंग के बीच समय का अंतर कितने घंटे का है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का और देशांतरी विस्तार जो है भारत का, उससे संबंधित यह प्रश्न है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें भारत के पश्चिमी छोर, तो ये जो होगा गुजरात राज्य का होगा। अगर हम लोग जो पूर्वी छोर की बात करें तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग गुजरात से अगर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो देशांतरीय जो गैप है अगर हम उसकी बात करें तो वो अप्रॉक्स जो होगा वह 30 डिग्री होगा। कितना? 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर हमें जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इस पॉइंट का मतलब कि पश्चिमी और इधर का पूर्वी का बीच का पता चल गया, तब हम जो है डिफरेंस जो समय का जो अंतराल है वो निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह अप्रॉक्स जो है 30 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो 30 डिग्री देशांतरी अंतराल है इसके आधार पर हम समय जो गैप
टाइम है उसको हम निकाल लेंगे। वो कैसे, देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का जो एक चक्कर है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो है अपने अक्ष पे घूमते हुए, अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, ठीक, जब वो घूर्णन करती है तो 360 डिग्री वह 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे, ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है तो एक घंटे में वह कितना घूमेगी? तो कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री बटे यहाँ पे 24 कर देंगे, तो ये अगर जो निकल के आएगा वो होगा 15 डिग्री। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी को अपने एक्सिस पे, ठीक, रोटेट होने में, घूर्णन करने में जो है 15 डिग्री रोटेट होने में 1 घंटा का समय लगेगा। ठीक, तो जो हम लोगों ने अंतराल निकाला था वो कितना निकाला था? लगभग 30 डिग्री का निकाला था। ठीक है, तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? तो 30/15, मतलब कि 2 घंटे का समय लगेगा। और यह जो 2 घंटे का जो समय है वही अंतराल होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वोलोंग के बीच का जो समय अंतर होगा वह 2 घंटे का होगा। अब ये जो दिया गया है, ठीक, इसके अनुसार देख लेते हैं। तो देशांतर में गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव लगभग 68 डिग्री पूर्व और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर वालोंग लगभग 97 डिग्री पूर्व के बीच में है। ठीक है, तो लगभग ये जो है 29 डिग्री है, इसको जो है हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 30 डिग्री मान लेते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 15 डिग्री अक्ष अपने एक्सिस पर घूमने में पृथ्वी 1 घंटे का समय लगती है, तो उसी प्रकार लगभग 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगी? तो 2 घंटा। तो यही जो गैप है यही हमारा उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा यूपीएलटी ग्रेड के लिए जो सामान्य अध्ययन का कोर्स है उसके लिए जो कोर्स डिजाइन किया गया है उसके बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन कर लेते हैं। यह हमारा कोर्स है विजयी भव संकल्प से सिद्धि तक। यह कोर्स किन किन खासियतों को लिए हुए है उस पर जो है हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। तो फुल लेंथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ नोट्स के फॉर्मेट में मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 5000 से ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, 50 फुल लेंथ टेस्ट होंगे विस्तृत व्याख्या के साथ। इसके साथ 12 महीने का करंट अफेयर, वन लाइनर फैक्ट, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स भी आपको इसमें मिलेगा। यह जो कोर्स है 50% ऑफ, ठीक, स्पेशल जो ऑफर जो चल रहा है अभी 50% ऑफ के साथ मात्र 999 में है। एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि यह जो ऑफर है केवल और केवल 31 अगस्त तक ही वैलिड है। तो ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफर जो है हम लोगों ने जो है ये स्पेशली जो है डिजाइन किया था। तो इंडिपेंडेंस ऑफर के तहत जो 50% ऑफ है और यह कोर्स मात्र 999 में है। और ध्यान रखिए यह कोर्स मात्र 31 अगस्त तक ही वैलिड है। अब बात आती है कि इस कोर्स को हम परचेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे द प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपको जो है सर्च करना है और वो ऐप मिले और उसको जो है इंस्टॉल कीजिए। वहां पे ये कोर्सेज जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो इस कोर्स में जो है जल्दी से इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स का फायदा उठाइए। इसी से संबंधित जो है वो दूसरा भी कोर्स है हमारे पास, ठीक, एलटी ग्रेड सामान्य अध्ययन के लिए। यह कोर्स जो है अग्नि परीक्षा कठिन सवालों का समाधान और होगा आसान, इस टैगलाइन से जो हमने इसको डिजाइन किया है। इसमें आपको मिलेगा फुल लेंथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, 5000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि एमसीक्यू पीवाईक्यू फॉर्मेट में होगा, 12 महीने का करंट अफेयर होगा, इसके साथ वन लाइनर फैक्ट्स, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स होंगे। तो यह जो कोर्स है इस पे भी जो 50% का ऑफ है और यह कोर्स मात्र 799 का है। और इस कोर्स को भी परचेज करने का तरीका वही है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, द प्रयागराज इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इस कोर्स पे इनरोल कीजिए। यह कोर्स भी जो है मात्र 31 अगस्त तक ही वैलिड है। अब जो दूसरा कोर्स है वो है मंजिल हर एक सीढ़ी पहुंचाएगी मंजिल तक। ये भी जो है काफी अच्छा कोर्स है।
इसमें भी आपको जो फुल लेंथ स्टडी मटेरियल मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, 12 महीने का करंट अफेयर, वन लाइनर फैक्ट, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप। इसका भी डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है, इनरोल करने का जो प्रोसेस है वही है। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, द प्रयाग इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल करना है और इस कोर्स में इनरोल करना है, ठीक। और यह कोर्स भी जो है 50% ऑफ के साथ मात्र जो है 799 का है और इसकी वैलिडिटी भी हमने जो है 31 अगस्त तक रखी है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी मध्याह्न रेखा पर भारत ने नई सहस्त्राब्दी का पहला सूर्योदय अनुभव किया है? तो देखिए, अगर हम लोग सूर्योदय की बात करते हैं कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अपने दिमाग में पहली बात लगेगा कि वह जो जगह होगा वह ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, जो पूर्व में जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी है, ठीक, और ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे जो पश्चिम पश्चिम वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए इसको हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी को हटा दीजिए। अब आती है बात कि इसमें से ज्यादा पूर्व में कौन सा है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो देशांतर है वहां से तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST है, वह जो भारत मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उसको जो है वो निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री को। और यह जो है लॉन्गिट्यूडनली जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक। अब बात आती है कि भारत का जो एक्सटेंशन है लगभग 97 डिग्री जो है पूर्व में है, ईस्ट तक है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब कि जो 92 डिग्री 92.5 डिग्री जो ईस्ट है वो भी भारत में ही कहीं ना कहीं से गुजरेगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न में यह एकदम सिद्ध हो गया कि जो सहस्त्राब्दी का जो पहला सूर्योदय अनुभव होगा वो कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर डी 92.5 डिग्री ईस्ट। अब बात आती है कि जो 92.5 डिग्री ईस्ट है वह गुजरता कहाँ से है, ठीक है। तो यह गुजरता है अंडमान निकोबार से, ठीक है। तो देखिए, ये जो विस्तृत व्याख्या है उसमें जो है इस बात का जो है जिक्र किया गया है। तो नई सहस्राब्दी का सूर्योदय भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो नई सहस्राब्दी मतलब कि 2000 का जो पहला सूर्योदय कच्छल ग्रेट अंडमान में जगह है में हुआ था, जो कि 92.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 92.5 डिग्री ईस्ट वह पॉइंट था जहां पे भारत ने अपना पहला सहस्त्राब्दी का पहला सूर्योदय अनुभव किया था। अगला प्रश्न यह है कि रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच की सीमा को परिभाषित करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो खींची गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। जो अन्य ऑप्शन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। लेकिन पहले हम लोग जो है रेड क्लिफ को जान लेते हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जिसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने तैयार किया था, ध्यान दीजिएगा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको जो है प्रिपेयर किया था और यह 17 अगस्त, ये डेट भी याद रखना है, 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया। जो अन्य सीमाएं यहाँ पे जो दी गई थी, जो उत्तरी कोरिया और जो दक्षिणी कोरिया एक दूसरे से अलग होता है, वह 38 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन या अक्षांशीय रेखा से अलग होता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है 49 डिग्री, जो 49 डिग्री अक्षांश है जो लैटिट्यूड लाइन है उससे अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा कि 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है किसके बीच में से गुजरती है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया मतलब कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। अगर 49 डिग्री अक्षांश की बात की जाए तो यह रेखा गुजरती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में से। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? 49 डिग्री अक्षांश। भारत और चीन को जो सेपरेट करने वाली लाइन है वो है मैकमोहन लाइन, और मैकमोहन लाइन जो है वह 1914 में खींची गई थी। कब की है? 1914, 1914 की। और रेड क्लिफ लाइन कब की है? 17 अगस्त 1947 की। और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के गठन की सही क्रम अवरोही क्रम में
क्या है, ठीक है। तो अवरोही क्रम से मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, फिर उसके बाद किस राज्य का गठन हुआ, उसके बाद फिर किस राज्य का गठन होगा, तो ये जो कहलाएगा अवरोही क्रम कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए अवरोही क्रम में सबसे पहले राजस्थान का गठन हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र का और बाद में हरियाणा का। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब इनकी जो डेट है वो देख लीजिए। तो देखिए जो रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम 1956 का है, उसके तहत राजस्थान को गठित किया जाता है 30 मार्च 1949 को स्थापित हुआ, ठीक है। 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र की स्थापना होती है, ठीक। और हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आता है। तो इस वजह से हरियाणा जो है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, महाराष्ट्र जो है 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो आपको जो है जो यहाँ पे जो सीरीज दी गई है, ठीक है, भारत के संदर्भ में आपको जो है साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है, ठीक है, ठीक, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से अगर उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इन 4 सीरीज में सबसे दक्षिण में है धौलाधार। तो धौलाधार जो है 2 नंबर कर लीजिए। धौलाधार के बाद है जासकर, तो 2 के बाद 1 नंबर आएगा। इसके बाद है लद्दाख 3, और सबसे नॉर्थ में मिलेगा 4 काराकोरम श्रेणी। तो हमारा जो क्रम होगा 2 1 3 4, क्या होगा 2 1 3 4। तो ऑप्शन हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही उत्तर होगा। इसकी जो व्याख्या है वो क्या कहता है, देखिए तो धौलाधार श्रेणी सबसे साउथ में है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ये भी याद रखिए 4500 मीटर है। जास्कर श्रेणी जम्मू और कश्मीर में ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लद्दाख श्रेणी जो है लद्दाख में काराकोरम के साउथ में है, और काराकोरम जो श्रेणी है भारत और पाकिस्तान और चीन में, ठीक। और केटू जैसी चोटियां जो है आपको काराकोरम सीरीज में मिलेंगी। केटू मतलब गार्डन आस्टीन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा भारतीय होने के नाते आप जो है गार्डन आस्टीन केटू का नाम बताइएगा, ना कि कंचनजंगा का नाम बताइएगा, ठीक है। तो और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। फिर से प्रश्न को सुनिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के जंक्शन पर स्थित है। तो ये जो 3 राज्यों के जंक्शन पे कौन सी पहाड़ी मिलेगी ये आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियां, ठीक। तो जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वह 3 स्टेट में जो है इनका फैलाव है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पर स्थित हैं। डोडा बेटा इसका नाम याद रखिएगा। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची पीक है उसका नाम है डोडा बेटा, और इसकी हाइट भी याद रखना है 2637 मीटर, ठीक है। कितना, 2637 मीटर इसकी हाइट है। तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप बताइएगा अन्नामलाई, ठीक, या अन्नामलाई, ठीक। तो जो अनामुडी है वो जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर। तो लेकिन अगर आपसे नीलगिरी की पूछा जाए तो डोडा बेटा बताएगा, इसकी हाइट है 2637 मीटर, और यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ये तोड़ा नहीं है, तोड़ा, ठीक है, अड़ा नहीं है। जो तोड़ा ट्राइब्स है, ठीक, तोड़ा तोड़ा जो ट्राइब्स है या टोड़ा, यहाँ पे तोड़ा है, ये एक्चुअली में ये है टोडा। जो टोडा जनजाति है या नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो निवास करती है। टोडा जनजाति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे पॉलीएंड्री कंडीशन पाई जाती है। पॉलीएंड्री मतलब कि बहुपति प्रथा, मतलब कि एक स्त्री के कई पति होते हैं, 2 या 2 से अधिक पति होते हैं। तो पॉलीएंड्री कंडीशन जो है इस ट्राइब में पाई जाती है, और यह जो ट्राइब है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है।
अगला प्रश्न, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किससे संबंधित है? तो ये मिलेगी आपको पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन ए। तो ये जो जवाहर सुरंग है 2.85 किलोमीटर की है, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रे से गुजरती है। तो इस दर्रे का नाम याद रखिए, कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है? ठीक, तो ट्रांस हिमालय नदी मतलब कि जो हिमालय के ओरिजिन से पहले ही बहा करती थी उनको ट्रांस हिमालयन रिवर कहते हैं। और ये जो है आपको काराकोरम और तिब्बत जो प्लेटी है वहां से आसपास इनकी ओरिजिन आपको देखने को मिलेगी। तो जो ट्रांस हिमालयन रिवर है यहाँ पे कौन सी है? सतलज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, तो ट्रांस हिमालय नदियां ऐसी नदियां जो महान हिमालय के पार उत्तर में तिब्बत या अन्य क्षेत्रों से निकलती हैं। इनमें शामिल है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों का नाम याद रखिएगा, ये ट्रांस हिमालयन रिवर के नाम से जानी जाती है। कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज इसका नाम जरूर याद रखिएगा। जो ट्रांस हिमालयन रिवर है वो कौन सी है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। 10वां प्रश्न, ठीक है, किशन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न जो है काफी घूमता रहता है, इस वजह से इसको जो है प्रैक्टिस सेट पे आपने डाला है। तो किशन गंगा यह नदी जिसे सोनमर्ग नदी भी कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखेगा, किशन गंगा को सोनमर्ग नदी भी बोलते हैं। जम्मू और कश्मीर में विशनसार झील जो सोनमर्ग के पास है वहां से निकलती है और यह झेलम नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में है, कहां पे? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, मुजफ्फराबाद में झेलम से मिलती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किशन गंगा झेलम से कहां मिलती है, तो आप बताएंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें जो मुजफ्फराबाद जगह है वहां पे झेलम से किशन गंगा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, किशन गंगा जो है सहायक नदी है किसकी? झेलम की। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट मानसून की। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो सबसे अधिक बारिश होती है वो होती है तमिलनाडु में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो बारिश होती है वह विंटर सीजन में होती है, ठंडी में। और ठंडी में कब? दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो देखिए, तो उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक जो वर्षा करने वाला राज्य है वह है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा जो है इससे हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु में। और जैसा कि मैंने बताया कि यह विंटर सीजन में जो है बारिश होती है, दिसंबर के महीने के आसपास। ओके, अगला प्रश्न, विंध्य चट्टाने किसमें समृद्ध हैं? ठीक है, तो अगर हम लोग विंध्यन चट्टानों की अगर बात करें तो वह जो है बिल्डिंग मटेरियल वाले जो चट्टाने कहलाती हैं ये सब, तो विंध्यन चट्टाने चूना पत्थर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है, चूना पत्थर से समृद्ध हैं। ठीक, तो विंध्यन चट्टाने जो है अवसादी चट्टाने हैं। अवसादी मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रॉक जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है जो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक, दूसरी होती है मेटामॉर्फिक रॉक, और जो प्राइमरी रॉक के नाम से जानी जाती है वो होती है इग्निशियस रॉक। ठीक है, तो सबसे इन तीनों रॉक में जो है अगर प्राथमिक रॉक या प्राइमरी रॉक पूछा जाए तो वह है इग्नियस रॉक, जिसको अग्नेय चट्टाने हिंदी में बोलते हैं। दूसरे है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं। और तीसरी है सेडिमेंट्री रॉक, जिसको अवसादी चट्टाने कहते हैं। तो जो चूना पत्थर है वह अवसादी चट्टानों का ही प्रकार है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का हरसुद शहर, ठीक है, यह अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रखने का उद्देश्य मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश का जो हरसुद शहर है निम्नलिखित में से किस जलाशय में डूब गया? तो यह डूब गया इंदिरा सागर में। ठीक है, किसमें? इंदिरा सागर में, ऑप्शन ए।
अब ये कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उससे जो बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको जो विस्थापित होना पड़ता है, बहुत सारे जो गांव होते हैं वो उजड़ जाते हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ या कहा जाए कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो जो है सबमर्ज हो जाता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। तो जो डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम है, विस्थापन की जो प्रॉब्लम है, उसका यह एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए हरसू शहर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया था, उसके जलाशय में 2004 में डूब गया। ठीक है, यह 700 साल पुराना शहर था। तो जो हरसू शहर है वह 2, 4, 10 या 50 साल पुराना शहर नहीं था, 700 साल पुराना शहर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की वजह से वह जलमग्न हो गया। ठीक, आज की डेट में उसका अस्तित्व क्या है? खत्म है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभावों का एक जीता जागता उदाहरण है कि जो हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, हम अपना डेवलपमेंट जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगला प्रश्न, मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। तो बहुत सारे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं, इस वजह से ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो मंगलम परियोजना जो है केरल में चेरुकुन्ना पूजा, क्या चेरुकुन्ना पूजा नदी, जिसको मंगलम नदी की एक जो सहायक नदी है उस पर जो है जो भरत पूजा में मिलती है। ठीक है, तो भरत पूजा जो है वो मेन नदी है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना जो वो केरल के चेरुकुन्ना पूजा नदी, मतलब कि जो मंगलम नदी की जो सहायक नदी है उस पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के कुमायूं डिवीजन में स्थित ग्लेशियर का क्या नाम है? तो वह ग्लेशियर है मिलम। क्या? मिलम, ऑप्शन नंबर सी। इसकी थोड़ी सी खासियत देख लेते हैं। तो इसकी खासियत क्या है? तो देखिए मिलम ग्लेशियर जो है कुमायूं हिमालय का एक प्रमुख ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। ठीक है, तो बड़े ग्लेशियर्सों में से जो है इसका नाम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ध्यान रखिएगा, कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ऊंचा वाटरफॉल अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कुंचिकल, कुंचिकल झरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर है। तो कुंचिकल झरना यह भारत का सबसे जो है ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कितना? 455 मीटर है। चूंकि यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल या झरना है तो इस वजह से इसकी हाइट भी याद रखना है, कितना है? 455 मीटर। और यह किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले के वराही नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको जो है नदी का नाम याद रखना है। तो नदी का नाम क्या है? वराही नदी। जिला कौन सा है? शिमोगा जिला है। और यह किस राज्य में है? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में जो वराही नदी है उस पे आपको मिलेगा कुंचिकल झरना। तो अगर आपके जीवन में भाग दौड़ से अगर फुर्सत हो तो आप इस झरने पे जाके जो है आनंद उठा सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए होता है पैसा और समय। और यह मिलेगा कैसे? यह मिलेगा आपके सिलेक्शन के बाद। चित्रकूट झरना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपको बता रहे हैं कि चित्रकूट झरना, देखिए ये चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट लिखा है। तो लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। चित्रकूट यार सिंपल सी बात है, चित्रकूट झरना कहाँ होगा? चित्रकूट में होगा। लेकिन यह जो है वो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है? यह है छत्तीसगढ़ में। तो इसकी खासियत देखिए, तो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है वहां पे आपको जो है चित्रकूट वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो चित्रकूट झरना यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक है इंद्रावती रिवर। तो इसकी ऊंचाई जो है 29 मीटर है। कितना? 29 मीटर। अगला प्रश्न,
धुआंधार झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का या इम्पोर्टेंट जो है वो वाटरफॉल है। तो धुआंधार झरना मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है और इसका नाम धुआंधार इसकी धुंध जैसी धारा से आया है। ठीक है, तो जब यह वाटरफॉल का जो पानी गिरता है तो पूरा चारों तरफ जो है वो धुंध का माहौल देखने को मिलता है, इस वजह से इसका नाम जो है धुआंधार है। और यह है कहां पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक, किस नदी पे? नर्मदा नदी पे जो है भेड़ा घाट के आसपास। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजा पानी की झील वुलर लेक है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो फ्रेश वाटर लेक जो है भारत की सबसे बड़ी वो है वुलर झील और है कहां पे? जम्मू और कश्मीर के झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी पर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील बताइए, तो आप क्या बताएंगे? तो जो भी आपके दिमाग में आंसर होगा वह कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, और इसके साथ अगर भारत की सबसे बड़ी झील का नाम बता दें तो और अच्छा रहेगा। तो आपके लिए ये भी दोनों जो है प्रश्न आ गए, क्या दुनिया की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है। यहाँ पे मैं फ्रेश वाटर लेक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी झील दुनिया की कौन सी है और सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसके पास स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो आपको मिलेगा वह पुलिकट लेक जो है पुलिकट झील के पास मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो श्रीहरिकोटा है वह एक हमारा जो है लॉन्चिंग पैड स्टेशन है जहां से हमारे बहुत सारे रॉकेट जो है वो लॉन्च होते हैं। ठीक है, स्पेस रॉकेट। तो श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक बैरियर द्वीप है और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह पुलिकट झील के आसपास है। ठीक है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वह इसी आइलैंड पे बनाया गया, इसी द्वीप में बनाया गया है जो कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर। ओके, इस सेशन का लास्ट प्रश्न और काफी इंटरेस्टिंग यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहां है? तो आपको बताना है कि जो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, मतलब कि जो कर्क रेखा है, वह एक दूसरे को इन दिए गए राज्यों में कहां पे काटती है। अब बात आती है कि सर हम जो है एक एक जो अक्षांश है, ये देशांतर है, उसको कैसे याद रखें कि 80 डिग्री कहां से गुजर रही है, 85 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहां से गुजर रही है, या 90 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजर रही है, ये तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, यह जो प्रश्न जो सेट किया गया है उसमें वह यह नहीं जानना चाह रहे हैं कि आपको 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पता है कि नहीं पता है। ठीक है, इन ऑप्शंस में आप ये देखिए कि इन ऑप्शंस में वह कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो उन 8 राज्यों में न तो आंध्र प्रदेश है, न तो महाराष्ट्र है, न तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो 3 राज्य हैं वो तो है ही नहीं, तो ये तो 3 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए, तो बचा क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो जिसको ये पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सही लगा कर आएगा। उसको जो है यहाँ ये वाली जो इंफॉर्मेशन है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ काटती है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर जो है मध्य प्रदेश में ही कुछ जिलों का नाम दे देता तब जो है आपकी समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर कुछ जिलों का नाम देता जैसे कि इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, ठीक है, या सतना हो गया, तब आपके लिए समस्या हो जाएगी कि आखिर इन जिलों में 80 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है और कर्क रेखा कहाँ मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो हम सिंपली पकड़ लेंगे कि मध्य प्रदेश है। तो जो दूसरा जो मैं ऑप्शन बोला, अगर उस तरह की स्थिति आ जाती है तो थोड़ा सा समस्या होगा। तो देखिए, तो समस्या नहीं होगी, यहाँ पे जो है व्याख्या दी हुई है। तो देखिए, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कर्क रेखा है और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसका मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में जबलपुर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है कर्क रेखा जो है इसे होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भी यहाँ नहीं है। महाराष्ट्र से भी कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बचा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है और पूर्वी देशांतर जो है जबलपुर के पास, जबलपुर से थोड़ा सा नॉर्थ में जो है वहां पे एक दूसरे से ये दोनों पॉइंट मिलते हैं। कौन से पॉइंट? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या ये कहें कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो मिलन बिंदु है वह है मध्य प्रदेश राज्य का जबलपुर जिला का उत्तरी भाग। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और जहां भी हमसे त्रुटि हो गई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में वहां पे जरूर इंगित करें। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने संशोधित संस्करण के साथ आएंगे, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।